मलयालम मूवीज हमारे देश में वन ऑफ द बेस्ट है। और ये मैं नहीं बोल रहा, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के कई सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। Malayalam cinema, I think, I would say it is the Malayalam writers and actors. Trained in Malayalam cinema. 2023 में कई मेन स्ट्रीम मूवीज आई, पर इनमें से ऑलमोस्ट सारी मूवीज एक एक्शन पिक्चर थी और ये मूवीज बनाई गई एक मेल स्टार के अराउंड। पर मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में हमें ऐसी मूवीज देखने को मिली जो बिल्कुल अलग थी। ये है मलयालम स्टार मम्मुट्टी की एक रिसेंट फिल्म कठल, जहां मम्मुट्टी एक गे आदमी का किरदार निभाते हैं जो 20 साल से अपनी शादी में फंसे हुए हैं। इस फिल्म में एक गे आदमी का जिंदगी और सोसाइटल प्रॉब्लम्स को बहुत शानदार और बखूबी से दिखाई गई है। बिना एक्शन और लार्जर देन लाइफ ना होने के बावजूद भी ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर बहुत शानदार परफॉर्म किया। सुपर। और यही खास बात है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की। कुंबलंगी नाइट्स में भी ऐसी ही यूनिक चीज दिखी, जहां मूवी पे मानो कोई हीरो है ही नहीं। इस मूवी में ना कोई धमाकेदार एंट्री है और ना कोई माचो मैस्कुलिन डायलॉग, पर इसके बावजूद भी फहाद फसील एक ऐसा कैरेक्टर निभाए जिसके एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी ट्रेट्स है। हीरो ना हीरो। तो ऐसा खास बात क्या है उधर की ऑडियंस और उनकी मूवीज में जो इतनी सेंसिटिव फिल्म्स इतना अच्छा कर पाती है बॉक्स ऑफिस पर? വാലിയത്ത് പറമ്പിൽ ചോറി മകൻ വാവച്ച മേശരി। ये है ए मायो, एक फिल्म जो केरला का कोस्टल गांव में बसी हुई है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द मलयालम फिल्म्स एक रूरल और एक सेमी अर्बन बैकड्रॉप पे सेट होते हैं। ऑर्मैक्स मीडिया ने साउथ इंडियन फिल्म्स की लगभग 200 से ऊपर मूवीज को रिसर्च करी और ये पाया कि 30% मलयालम मूवीज एक सेमी अर्बन बैकड्रॉप पे सेट होते हैं, जबकि ये नंबर तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा फिल्म्स में 60 से भी अधिक हो जाते हैं। पर बात बस लोकेशन की नहीं है, बात ये भी है कि मलयालम फिल्म्स में साधारण लोगों का साधारण मुद्दों के बारे में बात होती है। और कई मूवीज जहां मर्डर और वायलेंस भी दिखाए जाते हैं, वो भी एक गांव वाले के पर्सपेक्टिव से दिखाए जाते हैं। फहाद फसील की जोजी फिल्म एक फैमिली के अंदर क्राइम को एक्सप्लोर करती है, वो भी एक रूरल सेटिंग में। ऐसी सेटिंग्स की वजह से ये स्टोरीज ज्यादा रिलेटेबल बन जाते हैं और ये मूवीज कैपिटलाइज कर पाती है मलयालीज के रीजनल आइडेंटिटी पर। ऑर्मैक्स मीडिया की स्टडी ने दिखाया कि करीब 46% फिल्म्स रीजनल आइडेंटिटी के बारे में है, जबकि यह तमिल और तेलुगु फिल्म्स के लिए सिर्फ 32% है और कन्नड़ा फिल्म में बस 8%। जैसे सुदानी फ्रॉम नाइजीरिया एक मलयाली फुटबॉल मैनेजर की कहानी है जो नाइजीरियंस को अपने लोकल फुटबॉल क्लब टीम के लिए साइन करते हैं। और इसमें रीजनल आइडेंटिटी क्या है? केरला का फुटबॉल की तरफ फैसिनेशन। ऐसी मूवीज केरला से बाहर रहने वाले मलयालीज को अपने रूट्स और आइडेंटिटी के बारे में हमेशा याद दिलाती है। मलयालम मूवीज में लोकेशन के अलावा कैरेक्टर्स भी बहुत डिफरेंट होते हैं। जैसे होम में मेन कैरेक्टर एक रिटायर्ड पिताजी है जो आजकल की सोशल मीडिया को यूज करने में स्ट्रगल करती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बॉलीवुड में रिलेटेबल मूवीज नहीं बनती, बल्कि हाल ही में 3 of Us और 12th फेल मूवीज आई जो रिलेटेबल तो जरूर है, पर मेन स्ट्रीम मूवीज नहीं है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में ये मूवीज मानो मेन स्ट्रीम बन गई है। ऑर्मैक्स मीडिया की स्टडी ने यह दिखाया कि मलयालम फिल्म में 60% मिडिल क्लास और 20% गरीब कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, जो बाकी रेस्ट ऑफ साउथ इंडियन मूवी इंडस्ट्री से कई गुना ज्यादा है। और यही चीज हमें स्टार की एंट्री सीन में भी दिखती है। केवल 28% कैरेक्टर्स की एंट्री लार्जर देन लाइफ दिखाई गई है, जो मानो बॉलीवुड में एक एक्सपेक्टेशन सी बन गई है
तमिल और तेलुगु फिल्म में 50% से ज्यादा एंट्री बस ऐसे ही होती है। I am the devil. अब हमें ये तो समझ आ गया कि मलयालम मूवीज में ऐसी यूनिक क्या चीज है, पर ऐसा क्यों है कि ये फिल्म्स केरला में इतना कमर्शियली सक्सेसफुल होती है, जबकि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और हिंदी सिनेमा में लार्जर देन लाइफ मूवीज ही सिर्फ सक्सेसफुल हो पाती है। पहला कारण है कि मलयालम फिल्म्स को बड़े बड़े कॉर्पोरेट स्टूडियोज नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट प्राइवेट प्रोड्यूसर्स और फाइनेंसर्स बनाते हैं। हिंदी, तमिल, तेलुगु सिनेमास के बजट ही 100 करोड़ से ज्यादा होते हैं। वहीं पे मलयालम फिल्म्स की कहानी कुछ अलग ही है। जियो बेबी ने द ग्रेट इंडियन किचन को प्रोड्यूस किया था बस 2 करोड़ के बजट से। ये मूवी बहुत अच्छी तरीके से पेट्रियार्की और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को दिखाती है। टू बी ऑनेस्ट, दिस मूवी इज अ स्लैप टू दोज हु ट्रीट देयर वाइफ्स एज अ मेड। कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि मलयालम फिल्म्स इतनी अच्छी होती है उनके छोटे बजट के बावजूद नहीं, बल्कि वही छोटे बजट के वजह से। सी यू सून एक ऐसी लो बजट फिल्म थी जो पैंडेमिक के दौर में बनी। ये मूवी पूरा आईफोन से बनाया गया था और कास्ट के अपने घरों पर बनाया गया था। मुकेश मेहता, जो कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के E4 एंटरटेनमेंट से है, वो कहते हैं कि हमारे फिल्म्स में वो अनकन्वेंशनल थीम्स और वो एसेंस लो बजट से ही आते हैं। अगर आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है तो आप एक्शन नहीं कर सकते और इसी वजह से आपको कहानी और ह्यूमर के द्वारा ऑडियंस को अट्रैक्ट करना पड़ता है। सारी फिल्म इंडस्ट्री में से मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का साइज बहुत छोटा है, इसीलिए व्यूअरशिप कम होने के कारण बड़े बड़े कॉर्पोरेट के लिए कोई इंसेंटिव नहीं है कि इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने के लिए। क्योंकि बजट कम है तो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का फोकस स्टार पे नहीं कि राइटिंग, परफॉर्मेंस और टेक्निक पे है। महेश अंते प्रतिकारम में उन्होंने एक साधारण आदमी का रोल निभाया जिसको पीटा जाता है और फिर वो डिसाइड करता है कि वो बदला लेगा। इस बदले में भी वो ओवर द टॉप ड्रामा या एक्शन नहीं है, बदला भी बहुत रियल दिखता है। मलयालम ऑडियंस फिल्म दुनिया में काफी इंटरेस्टेड है। ये इसीलिए है क्योंकि रियलिस्टिक सिनेमा उनके इंडस्ट्री में कोई नई चीज नहीं है। 2022 में आदुर गोपाला कृष्णन की मूवी आई थी स्वयंवरम, जो मानो एक गेम चेंजर थी। ये फिल्म 2 मिडिल क्लास लोगों की कहानी है जो जिंदगी अपने खुद के टर्म्स पे जीना चाहती है। इसी समय P.A. बकर, जॉन अब्राहम और अरविंदन मलयालम सिनेमा में और रियलिस्टिक मूवीज लेकर आए, जिसके बाद हमें कई सारे रियलिस्टिक मूवीज देखने को मिले, जैसे केजी जॉर्ज की स्वप्न दानम या फिर भरतनन की प्राणायाम। इन मूवीज को मध्यवर्ती या मिडिल ब्राउ सिनेमास भी कहा जाता था। 1980s था मोहनलाल और मम्मूटी का एरा, जिसके लिए वो आज भी जाने जाते हैं। बट लेट 1990s में ये चेंज होने लगा। What happened to my Malayalam cinema? Where has it gone? Kind of thing. Because they wanted to compete with Telugu. They wanted to compete with Tamil cinema. They lost their grain. मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में मानो एक सुपरस्टारडम आ गया था। मोहनलाल और मम्मूटी ऐसे रोल्स पे एक्ट करने लगे जो बहुत मासी थे। कई सारे फैंस ने ये कहा कि हमें हमारा पुराना लाल वापस चाहिए। वो मोहनलाल जो एक टाइम में साधारण लोगों का रियलिस्टिक मुद्दों पे बात करता था। और इसी रियलिस्टिक मूवीज की एरा को कंटिन्यू किया दुलकर सलमान और फहद फासिल जैसे नए मलयाली स्टार्स ने। मलयालम फिल्म्स को ऑडियंस का आवाज मिलने के पीछे कारण था उनकी फिल्म सोसाइटीज। अब जहां दूसरी स्टेट में बस एलिट क्लास ही इन सोसाइटीज का भाग हो पाते थे, पर केरला में ऐसा नहीं था। केरला में मासेस इन सोसाइटी का इंटीग्रल पार्ट थी और इन सोसाइटीज ने मलयाली ऑडियंस को एक चैनल दिया अपने ओपिनियन को आगे रखने का। और उनकी फिल्म इंडस्ट्री को सिर्फ सोसाइटीज ने सपोर्ट नहीं किया, बल्कि सरकार ने भी सपोर्ट किया। 1970 से ही केरला सरकार मूवी प्रोडक्शन पे सपोर्ट करने लगी। जैसे 1975 में केरला सरकार ने 50,000 रुपए सब्सिडी भी दिए उन मूवीज के लिए जो उधर प्रोड्यूस होते थे। 1978 में 126 मलयालम फिल्म में से 86 केरला में बनी गई थी। 1998 में केरला सरकार ने केरला स्टेट चलचित्र एकेडमी भी सेटअप किया, जो देश में पहली ऐसी एकेडमी थी। इस एकेडमी को बनाया गया ताकि मूवीज के जरिए केरला की सोसाइटी को एडुकेट किया जा सके। और आज भी केरला सरकार फिल्म प्रोडक्शन पे सब्सिडी देती है। 2019 में उन्होंने अनाउंस किया वो फीमेल फिल्म मेकर्स को 3 करोड़ रुपए देंगे। तो जब सरकार आपको लो कॉस्ट इक्विपमेंट और स्टूडियोज दे रही है फिल्म बनाने के लिए, तो कई यंग लोगों को एक मौका मिलता है फिल्म इंडस्ट्री में घुसने के लिए। पर ऐसा भी नहीं है कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में सब कुछ सही चल रहा हो।
जो चीज अच्छी है उस इंडस्ट्री की, वही चीज प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रही है। वो मार्केटिंग में ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर पाती है तो मानो वो फिल्म मलयालीज के बाहर चल ही नहीं पाती। जैसे 2018 जो केरला के फ्लड्स के बारे में बात करती है, उसमें 137 करोड़ कमाया। हाँ, 65 करोड़ केरला से आया, 64 ओवरसीज और बस 8 करोड़ इंडिया के दूसरे हिस्सों से। इससे हमें ये तो पता चल जाता है कि मलयालम फिल्म्स केरला में तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और गल्फ सिटीज में भी जहां सारे मलयालीस रहते हैं, पर इंडिया के दूसरे हिस्सों पे डिस्ट्रीब्यूटर्स मलयाली फिल्म्स को उतना लेते नहीं हैं क्योंकि उनकी वो सो कॉल्ड मासी अपील नहीं होती। डिस्ट्रीब्यूटर्स का परसेप्शन भी चेंज तभी होगा जब ऑडियंस को मलयाली फिल्म्स के बारे में पता रहेगा, पर उस चीज के लिए प्रोड्यूसर्स को मार्केटिंग करना जरूरी है। तो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को एक बहुत डेलिकेट सा बैलेंस मेंटेन करना होगा, जहां वो अपनी यूनिक चीज को खोए ना और फिगर आउट करे रियलिस्टिक सिनेमास को वो और मार्केट में कैसे पहुंचाए। देखो भाई, मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूं, ना ही मुझे किसी को जज करना चाहिए उनके फिल्म चॉइसेस के लिए। तो अगर आपको लार्जर देन लाइफ मूवीज पसंद है तो अच्छी चीज है। अब लोग 300 रुपए का टिकट एक रियलिस्टिक फिल्म के लिए तो नहीं खरीदेंगे, ये उनका चॉइस है। वो 12th फेल जैसी मूवीज अपनी OTT में देख लेंगे। बट हमें ये चीज अप्रिशिएट करनी चाहिए कि जहां मेजर फिल्म इंडस्ट्री वही सेम ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला यूज कर रही है एक्शन और माचो कैरेक्टर्स की, हमारे देश में एक ऐसा फिल्म इंडस्ट्री भी है जो कई सीरियस इश्यूज के बारे में एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तो अगर आप भी रिलेटेबल मूवीज देखना पसंद करते हो या देखना चाहते हो तो आपको दूर कोरिया या ईरानियन मूवीज देखने की जरूरत नहीं है। आप अपने ही देश में कुछ किलोमीटर दूर मलयालम फिल्म से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये सारे फैक्ट्स आपसे शेयर करने से और ये रियलिस्टिक मूवीज की दुनिया को आपसे परिचित कराने से मुझे फर्क पड़ता है। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है और पसंद आया तो आप लाइक बटन को प्रेस कर सकते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को और देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नए वीडियोस के अपडेट्स आप तक पहुंचाने के लिए आप बेल बटन भी दबा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।